स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो टर्म 2 एग्जाम होगा, क्लास 9 का जो टर्म 2 एग्जाम होगा 28 जून को, सोशल साइंस सब्जेक्ट होगा। कौन सा सब्जेक्ट? सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान। उसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र की किताब से प्रश्न आएगा। तो आज के वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए आप लोग के लिए। वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो सेम इसी प्रकार का प्रश्न 28 जून के एग्जाम में आएगा। ठीक है, 28 जून के एग्जाम में आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो बहुत लोग देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो देखिए टाइम कितना रहेगा, 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा टाइम रहेगा। 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट का टाइम रहेगा। 1 घंटा 45 मिनट। फुल मार्क कितना है? फुल मार्क 40 है। समान निर्देश यहाँ दिया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे पहले हम 2 नंबर के प्रश्न को लेके आए आपको साथ। 2 नंबर के प्रश्न को लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, घेटों से क्या समझते हैं? घेटों से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग थलग करके रखना घेटो कहलाता है। तो ये एक लाइन का है। इसको आद करने का ट्रिक क्या है? तो मैं ट्रिक बताऊंगा। क्या ट्रिक बताऊंगा? एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा आद करने का जो तुरंत आद हो जाएगी। तो आप क्या कीजिएगा, मन में ये याद रखिएगा कि अलग थलग करने की प्रक्रिया या अलग धरने करके रखना को ही घेटो कहते हैं। एकदम सिंपल सी अपनी भाषा में, अगर आप जो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, खोटा संताली, हिंदी, भोजपुरी, जो भी भाषा बोलते हैं, उससे अपने मन में ये रखिएगा कि अलग थलग करने की प्रक्रिया को घेटो कहते हैं। घेटो, घेटो में क्या होता है कि अगर आप, घेटो का मतलब होता है हमारी भाषा में कि अगर आप पानी लिए, ठीक ना, कोई बर्तन में पानी लिए हैं, तो क्या करना है कि इसमें जब बर्तन में पानी आप डाल रहे हैं, ठीक ना, और उसमें फिर हाथ डाल दिए, उसमें अपना हाथ डाल दिए और उसको पूरा जब हाथ को चला रहे हैं तो ये घिटा रहा है, इसी को कहते हैं घेटो। और जब इसको आप अलग करना चाहेंगे तो ये धीरे धीरे स्थिर होगा, उसके बाद आप इसको अलग कर सकते हैं। तो ये सब ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। घेटो मतलब अलग थलग करने की प्रक्रिया को ही घेटो कहते हैं। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छे वन किनको माना जाता है? तो सबसे अच्छे वन आरक्षित वन को कहा जाता है। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों की दखलंदाजी से बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं तो मैं बता देता हूँ। वन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरक्षित वन, एक होता है सुरक्षित वन, और एक और वन होता है, वो वन का नाम मैं भूल गया हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में एक पतली पेटी में बहुत तेज गति से चलने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विदेशज वनस्पति क्या है? विदेशज वनस्पति, तो जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसा वोट डालने का एक नया यंत्र है जिसका प्रयोग करके मतदाता अपनी पसंद जाहिर कर सकता है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उसके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है वह उसके सामने लगे बटन को दबा देता है। इस तरह उसका वोट दर्ज हो जाता है। तो यहाँ से इतना लाइन जो है इसको आद नहीं करनी। क्या करनी है? आद नहीं करनी। सिर्फ आप वोटिंग मशीन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आपके घर में जो बड़े बड़े आदमी वो सब वोटिंग मशीन देखे होंगे, वो सब वोट देने जाते होंगे, तो उस सबसे पूछे कि किस तरह का था, किससे वो काम करता, वो आप जान लीजिए। उसके बाद आप अपने आप लिख दोगे, यानी कि उतना याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेगार। वेगार किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति से जबरदस्ती मुफ्त में काम लेते जाना वेगार कहलाता है। प्रायः खरीदे गए नौकरों को वेगार में अपने स्वामी का काम करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, असुरक्षा क्या है? तो कुछ लोगों में, जिससे पिछड़ी जाति के लोगों, विधवाओं एवं विकलांग लोगों में अपने आसपास की परिस्थितियों का मुकाबला करने की असमर्थता को असुरक्षा कहते हैं। यानी कि असमर्थ है, वो काम करने के लिए असमर्थ है, उसी को असुरक्षा कहते हैं। परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए असमर्थ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ये 3 नंबर का प्रश्न है। उधर हमने 2 नंबर के प्रश्न का बात किया, यहाँ 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी ने एडोल्फ
एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी? तो महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को नसीहत दी कि हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे अधिसंगठित कर लिया जाए तो वो संसार भर की सारी प्रबलतम हिंसात्मक शक्ति के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं? ये बार बार क्वेश्चन हम आप लोग को वीडियो में बता रहे हैं, प्रत्येक वीडियो में क्वेश्चन बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि वीवीआई है। क्या है वीवीआई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट करवा रहा हूँ। तो जब वन के एक भाग को काट फूक कर साफ करने के पश्चात उसमें काल के लिए खेती की जाती है और उसकी उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर आगे बढ़ लिया जाता है, तो ऐसी अल्पकालीन कृषि को झूम या घुमंतु खेती कहा जाता है। ऐसी कृषि प्राय वन निवासी करते हैं। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ से यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मानसून फटने का क्या अर्थ है? तो मानसून फटने का अर्थ है दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हुई आर्द्र हवाएं एक ही महीने में पूरे देश में फैल जाती है। आर्द्रता से युक्त इन पवनों के साथ ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट, बिजली चमक को मूसलाधार वर्षा होती है। मूसलाधार वर्षा होती है, इसे ही मानसून का फटना कहते हैं, यानी कि फटना, गड़गड़ाना। क्वेश्चन नंबर 11, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है? एक उदाहरण दक्षिण और एक उत्तर क्षेत्र का दे। भारत की जैव विविधता के परीक्षण और संरक्षण क्षेत्र को जैव आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। आप लोग ये नहीं समझेगा कि हम हिंदी पढ़ने नहीं जाते, हम हिंदी पढ़ने जानते हैं, लेकिन बात यह है कि मैं भी जहां से वीडियो बना रहा हूं वहां लाइट कम है, दूसरी बात स्क्रीन में सफा दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अगला है यहाँ की उत्तर में जैव आरक्षित क्षेत्र फूलों की घाटी यानी कि उत्तरांचल है और दक्षिण में नीलगिरी केरल में है। पहले वाले क्षेत्र को नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र और दूसरे को नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये प्रश्न का आंसर हो गया। इतना लिख दोगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव घोषणा पत्र का क्या अर्थ है? तो चुनावों के समय सभी राजनीतिक दल अपना भावी कार्यक्रम जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। यह कार्यक्रम तथा नीतियां उस दल का चुनाव घोषणा पत्र कहलाता है। इससे जनता को विभिन्न दलों की नीतियों तथा कार्यक्रमों का पता चल जाता है। ये हो जाएगा प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या है? तो कार्यक्रम भी पूछा जा सकता है, तो इसका उत्तर है इस योजना को 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम के सभी ऐसे निर्धन व्यक्ति आ जाते हैं जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक होते हैं। ऐसे मजदूरों को काम के बदले अनाज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मौसमी भुखमरी क्या है? मौसमी भुखमरी क्या है? तो मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। इस प्रकार की भुखमरी ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि कार्यों की मौसमी प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है। यह नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम मिलता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है, यानी कि जिसको काम नहीं मिलता है उसी को मौसमी भुखमरी कहते हैं, मौसम के अनुसार। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें और ये 5 नंबर का है। कितना नंबर का? 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट है। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? तो वाइमर गणराज्य के द्वारा जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था वे निम्नलिखित थी। पहला, गणराज्य के सामने सबसे बड़ी समस्या वर्साई की संधि थी। इसी संधि के कारण जब उसने विवश होकर हस्ताक्षर कर दिए थे इसी संधि के कारण ही जनता अर्थात जर्मन लोगों ने उसे अच्छी सरकार नहीं समझा। इसका कारण यह था कि युद्ध को शुरू करने के लिए केवल विजित शक्तियों ने जर्मनी को ही उत्तरदायी ठहराया था। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में हार को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। दूसरा है कि जर्मनी के लोगों ने वर्साई की संधि का विरोध किया क्योंकि इसमें ना
केवल कठोर एवं हानिकारक शर्तें ला दी गई थी, अपितु ये सारे देश में अपमानजनक तरीके से तोपी भी गई थी। जर्मनी के प्रतिनिधियों पर व्यंग्य कसे गए थे, विशेषकर जर्मनी के पुराने शत्रु फ्रांस द्वारा। जर्मनी के पुराने शत्रु कौन था? फ्रांस। अगला, जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। जर्मनी ने अपने समुद्र पार सभी उपनिवेश, लगभग 1/10 भाग जनसंख्या, 13% अपना भूभाग यानी कि भूमि, 75% इस्पात लोह खोया एवं 26% अपना कोयला भी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एवं लिथुआनिया को दे दिया। अगला पॉइंट है, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को कमजोर करने के लिए इसका असैन्यीकरण किया। अगला है, युद्ध अपराध धारा ने जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ उन समस्त नुकसानों के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जो मित्र राष्ट्रों ने, यहाँ राष्ट्र होता ठीक ना, राष्ट्र थे लिखा है, ने उठाया था। जर्मनी को युद्ध क्षति भुगतान करने के लिए विवश किया। यह रकम लगभग 6 बिलियन यानी कि 6 अरब पौंड थी। पौंड कहने का मतलब जर्मनी का वहां का मुद्रा था, पौंड। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने 1920 के दशक से राइनलैंड के समृद्ध संसाधनों पर भी अधिकार कर लिया। अनेक जर्मन लोगों ने अपने वाइमर गणराज्य को न केवल जर्मनी की पराजय के लिए अपितु अपमानजनक वर्साई संधि को स्वीकार करने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया। अगला है, दुर्भाग्यवश नाबालिग वाइमर गणतंत्र को पुराने राजतंत्र के द्वारा किए गए गुनाहों के भुगतान के लिए भी विवश किया जा रहा था। गणतंत्रीय सरकार को प्रथम विश्व युद्ध को जारी रखने के पाप के लिए राष्ट्रीय अपमान एवं युद्ध क्षति की पूर्ति करते हुए आर्थिक रूप से जर्मनी को दिवालिया करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। बहुत लंबा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था, ये बहुत लंबा आंसर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हिस्ट्री किताब को पढ़िएगा, वहां वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी वो सबको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसको इतना लंबा आद आप लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए कहानी को समझ लीजिएगा। कहानी को जब आप समझ लेंगे तो अपने मन से ही आप लिख सकते हैं कि क्या क्या कारण था। वैसे तो यहाँ बहुत लंबी कारण दिया है, आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, उससे भी 5 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो पहला कारण क्या है, जब अंग्रेजों ने वनों का आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया तो बस्तर के वन निवासियों के लिए जीना हराम हो गया। अब वे वनों से लकड़ी नहीं काट सकते थे, वे अनेक वन्य उत्पादों से भी वंचित हो गए जिन्हें बेचकर वे अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। यानी कि वो सब जंगली आदमी था और जंगल से सबका जीवन निर्वाह होता था, और अंग्रेज उनको मतलब आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। आरक्षित क्षेत्र का मतलब जहाँ पर आदमी दखल अंदाज नहीं कर सकता जंगल में, उसके बाद वो सब जंगल में प्रवेश करने नहीं दिया, जिसके कारण सबको बहुत कठिनाई का सामना करने पड़ा। वे वन्य भागों में घुमंतु खेती करके अपना पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर लेते थे। अब वे इससे भी महरूम हो गए। ऐसे में उनके भूखों मरने की नौबत आ गई। यहाँ भूखे होता क्या होता? भूखों नहीं, भूखे। अगला है, एक तो वे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों से तंग आ चुके थे और दूसरे वे ब्रिटिश अधिकारियों को तोहफे देते तथा बेगार में उनकी नौकरी करते परेशान हो चुके थे, इसीलिए विरोध किया। 3 कारण था इसीलिए विरोध किया, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 17, तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा होती है, क्यों होती है तमिलनाडु तट पर? तो पहला कारण है इसका, तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण गर्मी में वर्षा नहीं के बराबर प्राप्त करता। दूसरा, जाड़े में तमिलनाडु तट उत्तरी पूर्वी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता, ये पवनें शुष्क होती है। तीसरा, जिस समय उत्तरी पूर्वी पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो ये नमी ग्रहण कर लेती। चौथा है, जब ये पवनें तमिलनाडु तट पर पहुंचती तो ऊपर उठकर संघनित हो जाती तथा वर्षा करती है। यानी कि इधर
ठंड के महीना में वर्षा होती है तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ जो होती है हवा जो होती है देर से पहुंचती नमी हवा, उसके कारण जब वो ऊपर उठती तब संघनित होकर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय चुनाव प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं लिखें। चुनाव प्रणाली की 3 विशेषताएं। पहला है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार कहने का मतलब भारत में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर बिना जाति, धर्म, वर्ग अथवा लिंग का भेद किए सभी उन नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है मतदान का अधिकार दिया गया है। इंग्लैंड, भारत और रूस जैसे कुछ देशों में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। इंग्लैंड में भी 18 वर्ष है, भारत में भी और रूस में भी। यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया। अगला टॉपिक है यानी कि दूसरा पॉइंट, भारत में चुनाव पृथक निर्वाचन के आधार पर नहीं होते बल्कि संयुक्त निर्वाचन के आधार पर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक चुनाव क्षेत्र में रहने वाली सभी मतदाता चाहे वे किसी भी जाति, धर्म व संप्रदाय से संबंध रखते हो अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय से संबंध रखता हो। भारत में अनुसूचित जनजातियों तथा जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं, परंतु उनके प्रतिनिधि केवल उन्हीं की जाति के लोगों द्वारा नहीं बल्कि सभी मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा ये रहा। तीसरा है, लास्ट है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार रखता है। तो ये हो गया 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब 19 नंबर की ओर आ गए। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपदा आती है तो क्या होती है, खेती अच्छी तरीके से नहीं होती, जिससे क्या होता है, निर्धन लोगों, भूखमरी जैसी अकाल पड़ जाती है। अकाल पड़ने के कारण उत्तर है भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, फसलों की व्यापक बर्बादी के कारण हुई अकाल जैसी आपदाओं के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। यदि कोई आपदा जैसे बाढ़ आती है तो खाद्यान्नों का कुल उत्पादन एवं आपूर्ति कम हो जाती है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो जाती है। खाद की कमी से खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ जाती है और कुछ लोग उच्च कीमतों पर खाद नहीं खरीद पाते। स्थिति अब तब और गंभीर हो जाती, तब ऐसी आपदा अति व्यापक क्षेत्र एवं लंबी अवधि के लिए आती है। इससे भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि भूखमरी व्यापक स्तर पर होती है तो यह अकाल का रूप ले लेती है। अकाल के दौरान भूखमरी से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। प्रभावित क्षेत्रों में दूषित जल एवं सड़े हुए खाद्यान्न के प्रयोग तथा उनके अभाव में होने वाली कमजोरी के कारण शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता में कमी होने से विनाशकारी महामारी फैल जाती है। एक महामारी आई थी 2020 में, कोरोना वायरस। उसमें भी सभी लोगों को दिया गया था ना खाद्यान्न की आपूर्ति किया गया था ना, सभी लोग को मिल रहे थे खाद्यान्न। तो ये रही आज के इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुल 19 क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए थे। 19 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट 19 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही फायदा होने वाला है। इस चैनल से आप लोगों को फायदा होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाली जाती है यहाँ, नए कंटेंट। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।